अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर होस्ट डॉक्टर स्माइल ताफ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। और इस शो में बात होती है आपकी हेल्थ की, ब्यूटी की और ओवरऑल वेलनेस की। और आज इस शो में हम बात करेंगे एक ऐसे दर्द की जो एक मामूली सा जिस्म का दर्द नहीं बल्कि एक ऐसी चीख है, एक ऐसी खामोश चीख है जो आपकी जो मोबिलिटी होती है, आपका चलना फिरना होता है या आपकी नॉर्मल रूटीन की चीज़ें होती हैं उसको बिल्कुल रोक देता है या इतनी ज़्यादा शिद्दत वाली तकलीफ देता है कि आपको चलना फिरना एक तकलीफ महसूस होना शुरू हो जाए। यूजुअली हम बात करते हैं कि किसी भी चीज़ की डायग्नोसिस की अगर हम बात करते हैं, किसी भी चीज़ को अगर रोकने की बात करते हैं तो उसके लिए पहले जानना ज़रूरी है कि वो पेन क्यों हो रहा है और उस पेन की असल वजह क्या है। तो आज इस शो में हम बात करेंगे कि यानी शाइटिका की असल वजह क्या है, इनके अलामात को जानना क्यों ज़रूरी है और इससे बचने के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो आपको एहतियाती तदाबीर हैं वो फॉलो करना कितना ज़रूरी है, अपनी डाइट का ख्याल रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग अपनी यानी पॉस्चर का ख्याल नहीं रखते हैं, अपनी मूवमेंट के दौरान या सोते हुए या बैठते हुए अपनी पॉस्चर का ख्याल नहीं रखते हैं, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि वो अपनी पॉस्चर को दुरुस्त करें और फिजिकल एक्टिविटीज़ को इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ जो इग्नोर कर रहे होते हैं जो लोग एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं वो लोग इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं। स्पेशली वो लोग ज़्यादा प्रॉब्लम में आ सकते हैं जिनका वेट ज़्यादा हो या जो लोग बहुत लंबी लंबी राइड्स करते हैं, लाइक राइडर्स हजरात जो होते हैं या ड्राइवर हजरात होते हैं जिनकी भी मुसलसल एक जगह एक ही पोस्चर में बैठे रहते हैं, तो उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो ब्रेक लें। और ब्रेक लेने के बाद कुछ टाइम का ब्रेक लेना आपकी हेल्थ को, आपकी जो बोन्स हैं उसको रिलीफ दे सकता है, आपकी जो यानी नर्व्स हैं उनको रिलीफ दे सकता है। तो इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शमीम गुल जो कि होम्योपैथ भी हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों के लिए, फीमेल्स के लिए स्पेशली उनकी ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। 20 साल से ज़्यादा इनका तजर्बा है और बहुत ज़्यादा अगर होम्योपैथिक फील्ड की बात करें तो उसमें भी उनके बहुत यानी सोशल वर्क भी है। इसके अलावा बहुत सारे जो पेशेंट्स होते हैं उनकी ओवरऑल हेल्थ जो होती है, हॉलिस्टिक हेल्थ की बात करती हैं, ये प्रॉपर जो आपकी हेल्थ होती है वो होली देखती हैं कि उसको किस तरह से बेहतर किया जाए, ब्यूटी पे काम करती हैं। और यानी हेल्थ केयर में अगर हम बात करें तो हर तरफ ही इनकी जो है कोशिशें हैं। सो आइए मिलते हैं अपनी गेस्ट से और बात करते हैं कि शाइटिका को इम्पॉर्टेंट यानी इसकी जो इम्पोर्टेंस है और इसमें जब पेन शुरू हो जाता है तो कितना ज़रूरी है कि आपको पता हो कि आपकी प्रॉब्लम क्या है और उसको सॉल्व किस तरह से करना है। और इस सेशन के बाद यकीनन आपको समझ आ जाएगा कि ये जब भी ये पेन होगा तो आपको पता होगा कि ये इस पेन की वजह क्या है और उसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं या किस डॉक्टर के पास जाके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। सो आइए वेलकम करते हैं अपनी गेस्ट को, डॉक्टर शमीम गुल को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और इंशाल्लाह ये सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाला है। सबसे पहले तो मेरा यही क्वेश्चन होगा कि शाइटिका बेसिकली क्या है, यानी दर्द, कमर दर्द या पाँव में दर्द तो लोगों के या टांगों में दर्द तो बहुत सारे लोगों के होता है, लेकिन हम इसको डिटेक्ट कैसे करेंगे ये शाइटिका पेन ही है? पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी डॉक्टर सुमेरा और वीनस चैनल का। थैंक यू वेरी मच, मुझे इनवाइट किया और लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही है कि आप तशरीफ़ लाई हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम यानी इस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी माइंड में क्वेश्चंस होते हैं, मिथ्स होती हैं या फिर जो मिसकंसेप्शंस हैं उसके हवाले से हम यानी डिस्कस कर सकें, उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें। जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये शाइटिका बेसिकली इसको समझने की ज़रूरत है। शाइटिका एज़ यूजुअल सबको हो सकता है, सबसे मतलब ये कि अक्सर और बेशतर आजकल आम हो चुका, ठीक है। अब हर पेन शाइटिका नहीं होगा, हर पेन शाइटिका नहीं है। घुटनों का मर्ज है, कमर का दर्द है और आर्थराइटिस भी हो सकता है, लेकिन शाइटिका बेसिकली नर्व्स का पेन है। नर्व जब कंप्रेस होती है हमारी रीढ़ की हड्डी से, जो L5, L4 और L5, LS जो है लंबर जो है ना, उसके अंदर जो हमारा एक टिश्यू है वो डैमेज होता है। टिश्यू के अंदर हमारी नर्व्स आ जाती हैं, ये बंडल ऑफ नर्व होता है। जो नर्व्स हमारी लेग में जा रही हैं तो वो उसके कंप्रेस होने की सूरत में शाइटिका का दर्द या मर्ज कहलाता है। ठीक है, तो ये दर्द जो है वो किस नौइयत का होता है, कैसे महसूस होगा, एक पेशेंट कैसे समझेगा कि मुझे शाइटिका का पेन हो रहा है?
इसको हम ऐसे वेरीफाई करेंगे कि ये मुस्तकिल रहने वाला दर्द होता है ओके और ये चुभने वाला दर्द होता है। ओके ठीक है। और दूसरा ये कि इसके अंदर जो है ना वो मुस्तकिल दर्द रहने की वजह से पेशेंट जो है वो किसी पल चैन नहीं पा रहा होता। ओके, यानी ठीक है? शिद्दत वाला पेन होता है। शिद्दत वाला पेन होता है, ओके। लेकिन ये कम और ज्यादा भी हो सकता है। ये ओके। एक टांग में भी हो सकता है, राइट एंड लेफ्ट दोनों में भी हो सकता है। और ये जो कंप्रेस होता है ना, अगर कम जो है वो नर्व हमारी दबी हुई है, अंदर इंसर्ट हुई हुई है या दबी हुई है, तो वो उसमें कम दर्द होगा। और जिसकी बहुत सारी यानी कि दब जाएगी नस, तो फिर उसको पेन बहुत ज्यादा होगा, उसको किसी पल चैन नहीं आएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, यानी सिवियरिटी इस पर डिपेंड करती है कि कितना ज्यादा वो यानी वो नस दब रही है या कंप्रेस हो रही है। जी बिल्कुल। ओके, अच्छा, एक यूजुअली कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि ये यानी शायद बड़ी उम्र में ज्यादा लोगों को होता हो, या अभी आपने कहा कि किसी को भी हो सकता है, इसकी क्या हकीकत है? ये बिल्कुल सच है, बिकॉज कि इसका किसी एज से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ज़्यादा एज वाले 40 प्लस 50 प्लस में ज़्यादा होता है, Okay. बिकॉज कि उनकी असाबी कमजोरी की वजह से होता है। ओके, ठीक है। और आम तौर पे आजकल तो देखा जाए तो हर बंदा ही असाबी कमजोरी का शिकार है, स्पेशल जो बच्चियां लड़कियां जंक फूड की वजह से, एक्सरसाइज ना होने की वजह से, तो ये अब आज के दौर में किसी एज में भी हो सकता है। ओके। अच्छा, आपने कुछ वजूहात का जिक्र किया कि जंक फूड की वजह से भी हो सकता है या फिर एक्सरसाइज ना करने की वजह से भी हो सकता है, और क्या क्या बेसिक उसकी वजूहात हो सकती हैं, या हम लाइफस्टाइल में जो चेंजेस देख रहे हैं वो कौन कौन से चेंजेस या क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये शियाटिका का पेन होता है? देखिए, शाइटिका का जो पेन है वो उसकी कई कॉजेज हैं। आपका पोस्चर सही से ना होना, बैठना, और आपकी जॉब, आपका उठना बैठना, ये सब आप मैटर करता है। और सेकंड ये कि आप जो है वो कहीं इंजरी ना हुई हो, बिकॉज की इंजरी की वजह से भी हो सकता है। और ये कि गलत पोस्चर से सो गए या बैठे रहे बहुत देर तक, तो उसकी वजह से भी होता है। या मुख्तलिफ मूवमेंट आपकी अच्छी नहीं थी तो वो नर्व दब जाती है। ओके। और वो एक नर्व नहीं है, चार निकलती हैं, चार लेफ्ट से चार राइट से निकलेंगी, तो वो दोनों वो बंडल कहीं से भी आपको कंप्रेस होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। ओके। अच्छा, अगर बात करें इसकी वजूहात पे भी हमने बात की और किन लोगों को ज़्यादा हो सकता है इससे भी बात की, आप क्या समझती हैं कि आजकल जो है इसका रेशियो बढ़ रहा है, इस बीमारी की यानी इस तकलीफ की में इजाफा हो रहा है, या फिर पहले के मुकाबले में कदरे बेहतर है? नहीं, आजकल बहुत ज़्यादा है। ओके। आजकल बच्चों में भी ये देखने में आया है, क्योंकि उनका लाइफ स्टाइल इतना चेंज है, मोबाइल और लेटे रहना और फिजिकली फिटनेस की कोई काम नहीं करना, एक्सरसाइज नहीं करना, तो बच्चों में ये चीज़ नहीं है। अमूमन देखा जाए 20-25 की एज में भी लोगों को हो रहा है, और बल्कि लोगों में भी हो रहा है। फैटी लोग यानी कि जो ओबेसिटी के ज़िम्रे में आते हैं लोग, उनमें भी ये चीज़ पाई जाती है। ओके, यानी जो लोग अपनी वेट का ख्याल नहीं रखेंगे, जो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे, और जो फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल एक्सरसाइजेस का ख्याल नहीं रखेंगे। अगेन हम अगर बात करें, जो लोग सोफे पर बैठते हैं तो वो बुरे पोस्चर में बैठे होते हैं, रेस्टिंग कंडीशन जो भी होती है उनकी, तो वो गलत तरीके से लेटे हुए होते हैं, और जो बैठने की सीट होती है उस पर लेटे हुए होते हैं, या फिर अगर लेटे हुए भी हैं तो उनका पोस्चर सही नहीं है, या लैपटॉप साथ में रख के लेटे हुए हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। इसके अलावा आप क्या समझती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका ख्याल रखना चाहिए? जैसे वेट गेन, जिन्होंने बहुत ज़्यादा वेट गेन किया हुआ है, उनको अपना वेट मेंटेन करने की ज़रूरत है। ओके। और सेकंड ये कि हम कोई चीज़ उठा रहे हैं या नीचे से कैरी कर रहे हैं, वेट उठा रहे हैं, ये पानी की बॉटल्स जो बड़ी बड़ी आती हैं, लड़के अमूमन उठाते हैं, 10 kg का होता है, तो उसको और अब तो उठाने ये का बहुत तरीका ज़्यादा क्या है? कॉमन इशू हो चुका है, क्योंकि अब तो पानी का इशू पहले इतना ज़्यादा नहीं था जितना अब है। तो ये बिल्कुल जो लोग नहीं भी, जिनकी प्रैक्टिस में था, वो भी अब कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो जो एकदम जोर लगने की वजह से जो बैक की जो L5 L4 डिस्क है, उसके अंदर जो कंप्रेस हो जाता है, वो जो चीज़ है वो आपको हार्मफुल हो जाती है आपके लिए, इसकी वजह से भी होता है। वेट आपको सही फील होने की वजह से। बिल्कुल। ओके। अच्छा, अब अभी आपने डिस्क की भी बात की, सो क्या शियाटिका और हर्निएटेड डिस्क जो है वो सेम है, या फिर दोनों में कोई डिफरेंशिएशन है? इनमें डिफरेंशिएशन है, लेकिन मसला ये है कि इसमें सीवियर होने का फर्क है। ओके, लाइक एक लाइट में अगर हल्का सा आपका नर्व जो है वो कंप्रेस हुई हुई है तो फिर तो इतना बड़ा इशू नहीं है, लेकिन वो जब पुरानी हो जाए या बहुत टाइम हो जाए और उसका सही से इलाज ना हुआ हो तो हर्निएटेड पे चली जाती है, फिर आपको ऑपरेट की तरफ भी जाना पड़ता है। ओके। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि जब मौसम है, मौसम चेंज होते हैं जब, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स में इजाफा हो जाता है। लाइक लोगों को जो
यानी लोगों को फ्लू और फीवर होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तो इसके साथ साथ क्या इसमें भी sciatica के यानी सिम्टम्स भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, उसमें भी पेन बढ़ जाता है क्या? जी बिल्कुल ऐसा है कि सीजन का अफेक्ट होता है। सीजन का इफेक्ट ऐसे होता है कि आम लोगों में भी आजकल देखें तो बॉडी पेन का इशू है, लोगों में बहुत रेशो बढ़ा है इसका, बच्चों में भी दर्द आ रहा है, बड़ों में भी दर्द आ रहा है। तो वो इसकी वजह ये कि जब sciatica अगर माइनर सा भी है तो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा सीजन के ऊपर। और वो सीजन जैसे सर्दी आ गई, मौसम चेंज हुआ और फ्लू की कंडीशन तो आपको पता है कि बॉडी में पेन वैसे ही होने लगता है, तो उस कंडीशन में आपका ये दर्द ज्यादा बढ़ जाएगा। ओके अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि यानी मौसम का तो उस पर फर्क पड़ता है, लेकिन अगर हम देखें कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इन चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं करते या इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, या फिर कहते हैं कि कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा, पेन किलर्स ले लेते हैं। जो लोग इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो फिर इसकी क्या कंडीशन होगी? कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन फिर आ सकती है? जो भी बीमारी है, बीमारी कोई भी हो, उसको फर्स्ट स्टेज में ही हमें इलाज करवा लेना चाहिए। और इसको अगर हम नज़रअंदाज करेंगे तो वो हमारे लिए बड़ा हार्मफुल हो जाता है, फिर इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर वो लंबा ड्यूरेशन होता है इलाज का। और सेकंड ये कि उनके लिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी, ऑपरेट की तरफ जाएगा। फिर ये अगर हमने टाइम से इसको नहीं किया, एक्सरसाइज है, योगा है, अगर वक्त पे हमने पेन किलर लेके 1 वीक में या 2 वीक में हमने कंट्रोल कर लिया तो वेल एंड गुड। अदरवाइज फिर ये आपको नुकसान देगा और आपको लंबा बिस्तर पे ले जाएगा और पैरालाइज की तरफ चला जाएगा। ओह माय गॉड, यानी आपकी मूवमेंट स्टक हो जाएगी? स्टक हो जाएगी बिल्कुल। ओके अच्छा, अगर हम इसकी बात करते हैं, आपने कहा कि इसके सिम्टम्स को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, सिम्टम्स अगर बेसिक सिम्टम्स की बात करें या सिवियर सिम्टम्स की बात करें, तो सिम्टम्स को किस तरह से कैटेगराइज करेंगे आप? सिम्टम्स को ऐसे कैटेगराइज करेंगे कि आप अगर जानना चाहते हैं sciatica पेन है या नहीं है, तो आप पेशेंट को आप जो है ना किसी भी जगह पे लेटाने के बाद उसकी लेग को ऊपर की तरफ उठाएंगे। जब हम उठाएंगे उसकी लेग को तो आप देखेंगे कि उसके अंदर खिंचाव बढ़ गया। यानी एक लेग को जब उठाएंगे वन को तो उसका एक यानी पेन बढ़ गया। पेन बढ़ने से समझे कि ये sciatica का पेन है जो बैक पे यानी रीढ़ की हड्डी की तरफ ज्यादा जा रहा है और उसको तकलीफ बढ़ रही है, तो ये sciatica का पेन है। अदरवाइज आप वैसे उठाएंगे तो इतना पेन नहीं होगा, वो ठीक हो जाता है। ओके अच्छा, आपने ये तो बताया कि अगर हम फिजिकल एग्जामिनेशन की बात की है आपने कि फिजिकली हम एग्जामिन करके देखते हैं, इसके अलावा डॉक्टर्स कोई टेस्ट भी करवाते हैं? इसकी डायग्नोसिस बेसिकली किस तरह से होती है? देखिए ज़्यादातर लोग इसका टेस्ट ये करवाते हैं, एक्सरे करवा लिया और MRI कराया। बेसिकली इसका तो जो सही है वो MRI है। MRI में ही इसका सही आ जाता है, वरना एक्सरे में नहीं आता अमूमन। ओके अच्छा, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप डिटेल में अगर आंसर दें तो यानी सुनने वालों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके, इसलिए मैं चाहूँगी थोड़ा सा और डिटेल में आप आंसर करें। अगर कुछ लोगों को अचानक, यानी पेन किलर का भी जिक्र किया, कुछ लोग अगर पेन किलर ना लें, यंग हैं, अगर एक्टिविटी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम में जहन से निकल जाता है, चीज़ें जो है वो यानी इंसान भूल भी जाता है, तो अगर फील हो कि अचानक दर्द खत्म हो गया है और दर्द नहीं हो रहा, मुसलसल दर्द नहीं हो रहा, तो क्या इसका ये मतलब होगा कि sciatica भी यानी मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है, यानी उसका पेन नहीं होगा दोबारा? ये हो सकता है। sciatica बेसिकली वो नर्व का दब जाना है, हो सकता है किसी पोस्चर को दुरुस्त करने से या कोई ऐसे एक्सरसाइज या एक्टिविटीज आपसे हो गई है जिसकी वजह से वो बैक पे चली गई, वापस हो गई है, हो भी सकता है। ये खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनका ठीक हो जाता है, अदरवाइज इसको ठीक ही करना पड़ता है। अच्छा ओके, यानी कि अगर हम बात करें कि जो लोग अपनी डाइट का ख्याल करते हैं, यानी अच्छी डाइट ले रहे होते हैं और सही तरह से फिजिकली एक्टिव होते हैं और अपनी एक्सरसाइज को एक प्रॉपर टाइम देते हैं, अपनी बॉडी को प्रॉपरली टाइम देते हैं, तो चांसेस होते हैं कि वो जल्दी रिकवर कर जाए। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि बिना मेडिसिन के भी वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन मुसलसल मेडिसिन पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मुसलसल मेडिसिन पर होते हैं या मुसलसल पेन किलर्स पर होते हैं, तो उनकी भी बात कर ली जाए कि उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगी? जो मुसलसल मेडिसिन पे होते हैं तो उनके साथ मसला ये होता है कि वो ओरल लेने से स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है और वो वक्ती आराम आता है, 3 घंटे 4 घंटे से आराम आ गया, फिर दोबारा आपने ले लिया, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ये किसी भी पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होता मुसलसल मेडिसिन लेना। उसके साथ साथ आपको प्रिकॉशन ये करना होगा, एक्सरसाइज, योगा या मसाज है या कूलिंग पैड है या हीटिंग पैड है, उनका इस्तेमाल करके दुरुस्त किया जा सकता है। मुसलसल मेडिसिन किसी भी सूरत में दुरुस्त नहीं है मेरे लिए।
ओके, सो मुसलसल मेडिसिन लेना किसी भी सूरत में, किसी भी यानी मेडिकल कंडीशन में दुरुस्त नहीं होता है कि अनटिल कि वो बहुत ज़्यादा सिवियर ना हो और हमारे पास और कोई ऑप्शन ना हो। हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं और हीट कंप्रेस के बारे में और कोल्ड कंप्रेस के बारे में भी जानेंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। कहीं भी जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग योर फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। और बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि शियाटिका के पेन को किस तरह से कम किया जा सकता है। लाइक डॉक्टर ने जिक्र किया कि कोल्ड कंप्रेस और हॉट कंप्रेस के ज़रिए भी इसको इस दर्द में आराम दे सकते हैं। सो हॉट जो यानी कंप्रेसेस हैं, लाइक हॉट कंप्रेस है और कोल्ड है, इन दोनों को कब इस्तेमाल करते हैं और दोनों के इस्तेमाल का फ़र्क क्या होता है? अच्छा, दोनों में फ़र्क ये है, एक्चुअली पहली तो बात ये करते हैं कि ये कब इस्तेमाल करते हैं। ये उस सूरत में इस्तेमाल करना होगा जब हमारा दर्द नाकाबिले बर्दाश्त होगा। ठीक है, इसको 2 से 3 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलीफ के लिए है, क्विक रिलीफ के लिए। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि अगर आप हॉट या हीटिंग पैड जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो उसके लिए या तो कोई रिलीफ की कोई ऑइंटमेंट या जेल पहले इस्तेमाल करें उस जगह पे। ओके। फिर आप उसको 10 मिनट का हीटिंग पैड यूज़ करें और उसके बाद फिर आप उसके ऊपर जेल लगाएं, फिर हीटिंग पैड इस्तेमाल करें। तकरीबन 2 से 3 दफ़ा मॉर्निंग में और इवनिंग में इस्तेमाल करेंगे। ओके, ठीक है। और इसी तरह के ऑल्टरनेट भी किया जा सकता है। ओके। ऑल्टरनेट मीन्स कि आज हमने हीटिंग का किया तो कल कूलिंग का कर लेंगे। ठीक है। ये दोनों सूरतों में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। कूलिंग और हीटिंग जो पैड्स होते हैं या कंप्रेसेस होते हैं, दोनों का एक ही फायदा होता है, एक ही मकसद होता है, या कोई कुछ सिचुएशन में हॉट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ का यानी कुछ सिचुएशन में कोल्ड का इस्तेमाल करते हैं? ये डिपेंड करता है पेशेंट के बर्दाश्त के ऊपर। ओके। कुछ लोग कूलिंग बर्दाश्त नहीं करते, उनको हीटिंग पे ही रखना पड़ता है। ओके। और कुछ लोगों को हीटिंग बर्दाश्त नहीं है तो उनको कूलिंग फैक्टर भी आता होगा, फैक्टर भी आता है। ठीक है। और सेकंड ये कि ये दोनों ही रिलीफ के लिए हैं, दोनों में ही रिलीफ आएगा। दोनों किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ओके, ओके। अच्छा, बहुत सारे लोग जिस तरह से हम बात करें कि पेन हो रहा होता है, तो क्या सेल्फ मसाज जो लोग करते हैं, तो क्या सेल्फ मसाज या गर्म पट्टियां खुद से रखना वो आपको रिलीफ दे सकता है? सम टाइम दे भी सकता है, लेकिन मैं इसके लिए मना करूंगी पहले डायग्नोस करवाएं किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाके। पहले आप कंप्लीटली उसका चेकअप करवाएं, उससे मालूमात लें। डॉक्टर अगर आपको एग्री करता है तो फिर आप इस्तेमाल करें। विदाउट डॉक्टर के आप देखें सारी चीजें नहीं कर सकते, आप डॉक्टर नहीं होते हो। डॉक्टर जो आपको रिकमेंड करेगा, चाहता है तो आप पाँव की पोजीशन तो देख रहे होते हैं या सेट करके उस पे कर सकते हो, लेकिन शियाटिका क्योंकि बैक साइड पर आपके नर्व्स होते हैं, तो अगर आप खुद से मसाज करेंगे तो हो सकता है कि वो पोजीशन को खराब होने की वजह से होता है, मजीद आपकी प्रॉब्लम खराब हो सकती है। मोच आना, चोट लगना डिफरेंट, लेकिन आप उसके लिए एक्सरे करवाएं। एक्सरे के बाद ही आप ये एक्शन लीजिएगा। अच्छा, कोई ऐसा टेस्ट है जो कि 100% कंफर्म करता हो कि ये शियाटिका ही है? MRI से बेहतर तो कोई भी नहीं है। अच्छा, ठीक है। और वैसे ये कि डॉक्टर जो हमारे सीनियर डॉक्टर्स होते हैं वो देखते ही वो समझ जाते हैं, वो पहचान जाते हैं, वो बता सकते हैं आपको, आपकी जो है वो एक्सपीरियंस बता सकता है। और सेल्फ जब वो एग्जामिनेशन करेंगे यानी फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो उससे भी बहुत सारी चीजें पहले ही क्लियर हो जाती हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कि जो लोग फिट रहते हैं, जिम जाते हैं, डेली जिम जाते हैं, जिम फ्रीक हैं, अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं, क्या वो लोग भी किसी वजह से शियाटिका का शिकार हो सकते हैं? उनको भी शियाटिका प्रॉब्लम बिल्कुल हो सकते हैं। इंजरी की हो सकती है, कोई इंजरी हो सकती है। सेकंड ये कि अगर आसाबी कमजोरी है, फिटनेस का से ख्याल रखना बहुत अच्छी बात है। एक्सरसाइज करना डेली बेहतरीन बात है, कम से कम 20 to 30 मिनट हमें एक्सरसाइज डेली हर बंदे को करनी चाहिए। लेकिन अगर आसाबी कमजोरी है और आपके डाइट प्लान अच्छा नहीं है तो वो भी बेकार हो जाती है। ओके, तो डाइट प्लान कैसा होना चाहिए? डाइट प्लान में देखें, एज के हवाले से बात करूंगी कि 30 के बाद हमारा कैल्शियम, आई नो आप जानती हैं अच्छे से कि कम हो जाता है जी, और वो डिप्लीट हो रहा होता है और हमें अपनी डाइट के जरिए उसको पूरा करना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल। कैल्शियम, विटामिन D3 और विटामिन C ये डेली बेसिस पे हमें लेना होता है। अब वो लोग नहीं लेते, बाज़ दफ़ा डरते हैं या स्टमक उनका ख़राब है, किसी वजह से भी वो नहीं लेना पसंद करते, तो ये बाद में आपके लिए मसला बनता है, क्योंकि कुछ चीज़ें एज के हिसाब से बनती हैं और कुछ एज के हिसाब से नहीं बन रही होती हैं।
तो हमें ये सब लेना है। अगर हम उन चीज़ों का इंटेक सही नहीं रखेंगे, दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे, खाने में से जंक फूड नहीं निकालेंगे, कोल्ड ड्रिंक नहीं निकालेंगे, तो हम इसका दूध शिकार और होंगे। अंडों को तो शामिल होना चाहिए जब आप 30 क्रॉस करते हैं। तो बिल्कुल। बचपन में ये होता है ना, छोटे बच्चे होते हैं तो उनको दूध और उनको एग्स ज्यादा, यानी उन अहमियत दी जाती है कि आपकी डाइट में ग्रोथ फैक्टर होना जी, चाहिए, और क्योंकि आप ग्रोइंग एज पे हो तो आपको जरूर लेना जी, है। बिल्कुल। लेकिन आफ्टर 30 भी, स्पेशली फीमेल्स की अगर बात करें तो उनकी जो अगर हम बात करें कि कैल्शियम लॉस या डिप्लीट होना वो बहुत ज़्यादा जल्दी शुरू हो जाता है मर्दों के मुकाबले में। तो मर्दों को भी और औरतों को भी चाहिए कि वो अपनी नीड के मुताबिक, अपनी डॉक्टर की सजेशन के मुताबिक, क्योंकि डॉक्टर जब भी आपको सजेस्ट करते हैं मेडिकेशन या मल्टी विटामिन, तो वो पहले टेस्ट करवाते हैं, जिसे एक BMI भी करवाते हैं, ताकि आपकी बॉडी का जो मास इंडेक्स है वो आपको पता चल सके, फैट लेवल उससे आपका पता चल जाता है। इसके अलावा BMD टेस्ट करवाते हैं, बोन मिनरल डेंसिटी, उससे आपको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की क्या कंडीशन है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट जिसे हम कहते हैं कि विटामिन डी लेवल चेक, वो करवाते हैं। जब टेस्ट जब करवाते हैं तो आपको विटामिन डी के लेवल्स का भी पता चल जाता है। जब ये टेस्ट डॉक्टर्स करवा लेते हैं तो फिर आपको बताते हैं कि आपको कितनी डोजेज लेनी है और कितने टाइम तक, कितने मंथ्स तक ये मेडिसिन कंटिन्यू करनी है या मल्टीविटामिन्स कंटिन्यू रखनी है। उसके बाद फिर आपको ब्रेक भी लेना होता है। तो ये सारी चीज़ें डॉक्टर ही बता सकती हैं, जिस तरह से डॉक्टर ने बताया। तो इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते और खुद से कुछ सेल्फ मेडिकेशन की या फिर मल्टीविटामिन्स भी बहुत लोग अपनी मर्जी से ले रहे होते हैं, तो ये बहुत हार्मफुल हो सकता है। और जिस तरह से आपने डाइट प्लान का बताया, तो डाइट प्लान में आप और क्या चीज़ ऐड करना चाहेंगी, जो कि अगर हम ओल्ड एज लोगों की बात करते हैं या एक मिड एज वालों की बात करें, 30s वालों की बात करें, तो उनमें क्या आप ऐड करना चाहेंगे? देखिए 30s के बाद हमें सबसे पहले तो माइनस करना है कि हमारी बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको माइनस कर दें। कोल्ड ड्रिंक माइनस करें, जंक फूड माइनस कर दें, ठीक है। और इनटेक जिस चीज़ का बढ़ाना है उसमें आपको पता है फ्रेश फूड, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह, और उसके अलावा दूध, अंडा, ये सब इस्तेमाल करें। और सेकंड ये कि हमारे यहाँ जो पुराने वक्तों में हमारे बड़े बुजुर्ग इस्तेमाल करते थे, ये तो पंजीरियाँ और ये सब इस्तेमाल करते थे, तो बोन्स हमारी बड़ी स्ट्रॉन्ग रहती थी। आजकल तो ये इसका नाम भी नहीं सुनना पसंद करते। नहीं, वैसे एक बात है कि आप जो है ना, कुछ टाइम से इन चीज़ों पे दोबारा से काम होना शुरू हो गया और लोग ऑर्गेनिक की तरफ आ रहे हैं। और आपने एक बहुत अच्छी बात की, डॉक्टर्स अक्सर बात करते हैं कि आपको अपनी डाइट में ये ऐड करना है, ये ऐड करना है। उन्होंने कहा कि -30 के बाद आपको चीज़ें माइनस भी करनी है। बिल्कुल माइनस भी करनी है। अब माइनस करने में हमें क्या है, कोल्ड ड्रिंक सबसे पहले माइनस कर दें, बिल्कुल, वरना वो आपकी बोन्स को माइनस कर देंगे। वो बोन्स को माइनस कर देंगे, बिल्कुल। तो ऐसा है कि भी खाने में अगर हम यही चीज़ें इस्तेमाल करें, देसी घी का इस्तेमाल करें, हमारे लिए बेहतरीन है। लोग समझते हैं कि इससे वेट बढ़ेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ता। ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत बेहतरीन है, आपकी हड्डियों के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी आईज के लिए, आपकी स्किन के लिए, क्योंकि ये स्किन के एक्सपर्ट भी हैं, तो ये अच्छे से बता सकती हैं कि स्किन भी बहुत अच्छी हो जाती है और ग्लोइंग हो जाती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसका इस्तेमाल पता होना चाहिए, खाने में और लगाने में, दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर हम बात करें, अगर लोगों को ये दर्द महीनों रहता है, एज इसमें मैटर नहीं करता, ओल्ड एज वालों को भी अगर होता है या मिड एज वालों को भी अगर होता है, तो अगर महीनों तक दर्द रहता है तो उसका क्या मतलब है? इसने दायमी शक्ल इख्तियार कर ली है या ये रिवर्सिबल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल इसने दायमी शक्ल इख्तियार कर ली है। सेकंड ये कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो सेटिस्फेक्शन वाला नहीं था। हम यानी उन्होंने ट्रीटमेंट अच्छा नहीं लिया, या लिया है तो उसके साथ उन्होंने एहतियात नहीं की। एहतियात करनी ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ दवाई और एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं है, एहतियात भी बहुत ज़रूरी है। आपका उठना, बैठना, लेटना कैसे होना चाहिए, आप जो मेन कॉज है उसको रोकना तो ज़रूरी है। बिल्कुल। आपका जो है वो बेड कैसा है, आप जो वो बेड के अलावा आपकी जो सीट है जहां आप बैठते हैं, आप ऑफिस में हैं या आपकी बाइक की सीट है या आप किसी भी चीज़ में है, तो आपकी वो सीट कंफर्ट है कि नहीं है, इन सब बातों का ख्याल करेंगे तो ये बढ़ेगा नहीं। अगर बढ़ चुका है फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि ये इसके लिए अब क्या किया जाए। इसको रिवर्स किया जा सकता है? रिवर्स होगा, जितना टाइम आप बढ़ाने में लगा दिए हैं उतने ही ज़्यादा आपको रिवर्स में भी लगेगा। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की आपने। और आपने और भी अच्छी बात की कि आप जिस बेड पे सो रहे हैं उस बेड को भी देखना ज़रूरी है कि उस यानी वो बेड आपके लिए ठीक है या नहीं। और दूसरी बात, बाइकर्स के लिए, जो लोग बाइक में बहुत ज़्यादा, यानी राइडर्स हमारे हैं, डिफरेंट डिलीवरी वाले होते हैं, तो यूजुअली बाइक का इस्तेमाल किया जाता है उसमें, तो उन लोगों के लिए क्या आप कहती हैं कि उन लोगों को कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं और उन लोगों को यानी सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए क्या कहेंगी? देखिए उनके लिए पहली बात ये कि हमारी कराची की सड़कें आपको पता है, ठीक है, और उसके लिए आपकी पहाड़ियाँ हैं। हाँ बिल्कुल, आपके पास जो बाइक है उसकी सीट
जो है वो दुरुस्त हो, और उसके speed जंप्स भी। जो हैं वो भी दुरुस्त हो, और जंप्स के अलावा आपकी जो स्पीड है वो भी दुरुस्त हो। तो ये अगर आप इन चीज़ों का ख्याल करेंगे तो आप शायद इस चीज़ से बच जाएं। लेकिन अगर आपकी जॉब ऐसी है कि आप इससे एहतियात नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको ज़रा, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि गाड़ी खरीदें या कुछ ऐसा करें, लेकिन आपको अपना जो है ना, ये अपनी सीट का चेंज करना ज़रूरी है। उसके अंदर एक आजकल बहुत अच्छी अच्छी सीटें बाइक की हो रही हैं, जिससे आपकी बैक पे जो है ना वो जोर कम पड़ता है। ओके, ठीक है, जंप्स तो होते ही हैं लेकिन उसमें जोर कम पड़ेगा, आपको उस चीज़ का ख्याल करना है। और सेकंड ये कि वो गाड़ियों के अंदर एडजस्टेबल चीज़ें होती हैं जिससे दुरुस्त किया जा सकता है। ओके। और फिर ये है कि आप बहुत लंबा ड्राइव नहीं करेंगे। अगर आप शाइटिका का शिकार हैं तो आप बहुत लंबी ड्राइव नहीं करेंगे, आपको रुकना है, ब्रेक लेनी है। ब्रेक लेना है, थोड़ा वॉक करना है, फिर बाइक चलानी है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टिप है ये। और जो बाइकर्स होते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि उनका जो पूरा टाइम होता है वो इस यानी बॉडी वेट उस पर रिलाई कर रहा होता है, और जिस सीट पर वो बैठते हैं वो अगर तकलीफदेह होगी तो पूरा पूरा दिन उनके लिए तकलीफदेह होगा। फिर जब वो रात में सोने के लिए जाएंगे तो वो भी तकलीफ से सो नहीं पाएंगे। और पेन किलर्स, अगेन मैं कहूँगी कि इसका मुकम्मल इलाज नहीं है जब तक कि उस चीज़ जो कंप्रेशन जो आ रही है उसको ठीक नहीं किया जाए। अगेन हम बात करेंगे, अब हम फीमेल्स की बात कर लेते हैं। सो डॉक्टर, अगर जो हम फीमेल्स को स्पेशली देखते हैं, खुद भी अगर हम बात करें तो डिफरेंट ओकेजन्स पर हील पहनी जाती है। हाई हील क्या अगर यूज़ की जाती तो क्या इससे भी प्रॉब्लम होती है? जी बिल्कुल होती है। हाई हील जो है वो वैसे भी प्रॉब्लम करती है। अब एक एज तक तो हम शौक में पहनते हैं और अच्छा लगता है, फैशन के लिहाज से भी सही लगता है, लेकिन एक एज के बाद वो जो है वही चीज़ हमारे लिए तकलीफदेह होती है, बिकॉज आपकी जो एड़ी है वो उठती है। एड़ी उठेगी तो पूरी नर्व्स आपकी बैक की जो है ना वो पूरी रीढ़ की हड्डी पे फर्क पड़ता है, तो उससे शाइटिका होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, ठीक है, उसी में इंजरी भी हो सकती है, मुड़ने पाँव मुड़ने की वजह से भी ये हो सकता है। ओके। ठीक है, हील बहुत मैटर करती है आपके शाइटिका पेन में, तो जिनको शाइटिका है वो उनके लिए तो बिल्कुल मना है। ठीक है, और जो अगर अभी अल्लाह ने बचा रखा है जिनको, उनको चाहिए थोड़ा मोहतात रहें। ओके नाज़रीन, यहाँ पर लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, मिलेंगे ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। सो वेलकम बैक, आप देख रहे हैं हेल्थ की बात वीनस के साथ, और हम बात कर रहे हैं शाइटिका पर। अब बात करेंगे कुछ फीमेल्स के हवाले से भी, जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं और अगर उनको, क्योंकि उनका बैलेंस आउट हो चुका होता है, समटाइम्स वेट जो है वो बहुत प्रॉब्लम उनको वैसे भी कर रहा होता है, तो क्या उसकी वजह से भी कुछ शाइटिका की प्रॉब्लम हो सकती है? और अगर अर्ली स्टेज में यानी अर्ली प्रेगनेंसी में अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो टिल डिलीवरी वो किस तरह से इसको मैनेज करेंगे, किस तरह से इस तकलीफ से यानी? प्रेगनेंसी में तो ये अमूमन लड़कियों में, ख़वातीन में होता रहता है, बिकॉज कि वो शेप चेंज हो जाता है रीढ़ की हड्डी का, पोस्चर चेंज होने की वजह से, फिर या उनके मुख्तलिफ काम या औकात की वजह से जो है ना उनको प्रॉब्लम रहती है, और वो उनका अगर अर्ली में हो गया है तो उनको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। एहतियात से मतलब उनको रेस्ट बहुत करना है, रेस्ट भी इस, और उनको पोस्चर अपना चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो 9 मंथ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। ओके, ठीक है, अब उसमें ये है कि उनकी मसाज या हीटिंग पैड या कूलिंग पैड का इस्तेमाल करें, मेडिसिन वगैरह का इस्तेमाल करें, विटामिन डी, विटामिन जो है विटामिन्स का अपना ख्याल करें। सेकंड ये कि उनको कैल्शियम अपना भरपूर रखना है, वो उसको मेंटेन करके रखेंगे तो फिर होगा ठीक। हाँ, बोन स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग होना चाहिए। और सेकंड ये कि उनको उस कंडीशन में कुछ एक्सरसाइज ऐसी करनी है जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी का ये प्रॉब्लम वापस हो, यानी वो पूरा अगर ठीक नहीं भी हो पा रहा तो बढ़ने नहीं पाए। ओके, ठीक है। अच्छा, यानी ब्रेक के दौरान हमारी बात हो रही थी कि आपने कहा था कि अगर ऐसा कुछ हो, लाइक शियाटिका की प्रॉब्लम अगर हो जाती है और वो ठीक नहीं होती और डिलीवरी के टाइम फिर वो सी सेक्शन का भी प्रॉब्लम होता है, क्या कहना चाह रही थी? मीन्स कि आप थोड़ा सा क्लियर बिल्कुल होगा, सी सेक्शन का प्रॉब्लम हो जाएगा, वो उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता इतना वेट, क्योंकि अब उस कंडीशन में ऑलरेडी एक तो अगर ओवरवेट खुद हैं और उनका पेट भी अगर ओवरवेट है तो लाजमी बात है ये रीढ़ की हड्डी पे फर्क पड़ेगा। ठीक है, शाइटिका का होना उसमें मस्ट है, तो उसमें उनको ख्याल करना है कि हमें ऐसी क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए और एहतियाती तदाबीर क्या करनी है, उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उस चीज़ को मैनेज करें। अच्छा, इसमें योगा बेहतरीन वर्क करती है। योगा की जो एक्सरसाइज है स्ट्रेचेबल होती हैं, तो उससे वो अपने आप को दुरुस्त किया जा सकता है।
ओके ठीक है। तो आपने यानी करीबी डॉक्टर, आपके जो डॉक्टर हैं स्पेशली, उनसे बहुत ज़्यादा यानी कनेक्टेड रहें, और अगर योगा के पोस्टर्स आपको जो डॉक्टर्स यानी फॉलो करने के लिए कहते हैं, तो उसको फॉलो करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्रॉब्लम्स आप बच सकते हैं। यानी अगर वो सीवियर कंडीशन में जा सकता है तो सीवियर कंडीशन में जाने के बाद यानी वो माइल्ड पे ही रह सकता है, तो माइल्ड को फिर यानी बर्दाश्त करना भी ईजी होगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें कि कुछ लोग होते हैं हाइकिंग का शौक होता है, और इसी हवाले से अगर हम बात करें, कुछ फैशन के हवाले से भी अगर बात करें कि बहुत ज़्यादा जो स्किनी या टाइट जीन्स पहनते हैं और जूते आपने बताया था अनकंफर्टेबल हो, तो इनका क्या रोल होता है अगर हम बात करें शैटिका के हवाले से? देखिए, टाइट जीन्स पहनने से तो इतना बड़ा मसला नहीं हो सकता। ओके वो तो वैसे ही अगर हम बेल्ट लगाते हैं इस कंडीशन में, अमूमन डॉक्टर्स बेल्ट का मशवरा देते हैं, तो बेल्ट लगाना है तो उससे भी आपकी जो है ना कमर में अच्छा फर्क पड़ जाता है। अगर जीन्स आपकी कंफर्टेबल है और उसके यानी कि शेप अच्छा है तो वो आपको कंट्रोल करेगी। ओके ठीक है, लेकिन आपके शूज अगर अनकंफर्टेबल हैं, वो हील है, और हील भी अगर काफी बड़ी है तो यानी 4-5 इंच की, तो इसलिए आपको प्रॉब्लम होगी। अगर फ्लैट लेते हैं और वो सोल बराबर बड़ा है, बड़े सोल वाले आप शूज वगैरह लेते हैं, तो वो भी आपको इतना हार्मफुल नहीं होंगे। लेकिन आपकी जो हील आपको सपोर्ट दे रहे होते हैं बेसिकली, तो ये चीजें सपोर्टिव हो जाती हैं सम टाइम, लेकिन सबके लिए नहीं है, किसी के लिए है किसी के लिए नहीं है। ये देखना पड़ता है कि वो क्वालिटी वाइज चीज कैसी है, ये जो आप इस्तेमाल कर रहे हो वो कैसी है। ओके अच्छा, नॉर्मली भी हमने इनकी तो बात की, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनके लिए बेनिफिशियल है योगा। आम तौर पर जो लोगों को शैटिका की प्रॉब्लम हो रही होती है, उनके लिए योगा और फिजियोथेरेपी की अगर हम बात करें तो उसका क्या रोल होगा? सबसे बेहतरीन है योगा और फिजियोथेरेपी, मेडिसिन से भी बढ़कर है, क्योंकि जो लोग ये कर रहे होते हैं उनको शैटिका जो है ना जल्दी ठीक रिकवर हो जाता है, और मेडिसिन भी प्रॉपर अगर वो इस्तेमाल करें तो जल्दी वो उस पर असरअंदाज होती हैं। तो योगा में क्योंकि स्ट्रेचेबल एक्सरसाइजेज होती हैं जो सिर्फ शैटिका के लिए ही होती हैं, उन्हीं को फॉलो करेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। और हो सकता है कि मेडिसिन भी इनकी माइनस पे चली जाएं। ओके और योगा के बाद आ जाती है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं वो इस चीज़ में माहिर होते हैं और वो बेहतरीन आपको सजेशन देंगे कि एरिया में किस जिस पे टेंशन देनी है, कंप्रेस करना है, क्या करना है। बिल्कुल, वो फिजियोथेरेपी, तो इसके बाद हमारा दूसरा काम ही फिजियोथेरेपी का। अगर हमने ये सही से ले लिया तो हम ऑपरेशन से भी बचते हैं, हम बीमारी को बढ़ने से भी बचते हैं। ओके अगर हम बात करें घरेलू टोटके बहुत किए जाते हैं, यानी दादी का टोटका, नानी का टोटका, या घर में जो बड़े होते हैं उनका टोटका होता है, और बहुत सारे सालों से, सदियों से चला आ रहा है, तो क्या ये टोटके भी जो है वो शैटिका में हेल्प देते हैं या रिलीफ देते हैं? जी डॉक्टर सुमेरा, बिल्कुल इसमें ऐसा है कि पहले वक्तों में तो ये सब नहीं था ना, फिजियोथेरेपी और ये सब नहीं हुआ करता था, तब इन्हीं चीज़ों से हेल्प ली जाती थी। अब उसमें हमारे पास हल्दी बेहतरीन, आपको पता है हमारे पास बेहतरीन डाइट प्लान में भी इस्तेमाल करवाएं तो बेहतरीन है। दूध में डाल के हल्दी इस्तेमाल करवा सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी है। बिल्कुल, और इसी तरह से हमारी कुछ चीज़ें हैं जैसे कमरकस है, अलसी के बीज हैं, इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल लोग करवा देते हैं। तो वो मुख्तलिफ लोगों के लिए कमजोरी और जो मिनरल्स की या फिर न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो रही होती है वो पूरी करने के लिए, उसको पूरी करने के लिए हम ये सब चीजें घरेलू तौर पे इस्तेमाल कराते हैं। अब हमारे किचन से ही बहुत सी चीजें निकल आती हैं जिसका इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए पेन किलर का काम करती हैं, जैसे लौंग हो गई, जैसे इस तरह की दालचीनी वगैरह का इस्तेमाल करवाते हैं लोग। तो वो हम, लेकिन ये है कि उसका तरीकाकार होता है, उस तरीके से इस्तेमाल करवाएंगे तो ही हम ठीक हो सकते हैं। और बिल्कुल ये जो घरेलू टोटके हैं एक हद तक तो सही हैं, एक हद तक बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन अगर आपका सीवियर है और ज़्यादा डैमेज है तो फिर आप ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, अब आपने कहा जिनका सीवियर है वो ना करें। हाँ। सो आप अगर कैटेगराइज कर सकती हो तो कर दें प्लीज के सीवियर कौन सा होगा और माइल्ड कौन सा होगा, या फिर अगर हम बात करें जिस तरह से एक दायमी शक्ल इख्तियार कर जाती है, कितने टाइम तक पेन हो तो आप घर पे टोटके कर लें या कर सकते हैं, और फिर कितने टाइम के बाद डॉक्टर से रुजू करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखिए, अगर माइनर सा है तो उसमें ये होता है कि पेशेंट अगर रेस्ट करता है, रेस्ट करने के बाद उठता है तो उसको ठीक लगता है, फिर चलने में मुश्किल होती है, थोड़ी सा चलने के बाद वो फिर वो प्रॉब्लम का बताता है। इसी तरह से अगर उसको मुस्तकिल रह रहा है और दर्द बढ़ता ही जा रहा है तो फिर ये सीवियर की तरफ चला गया है, फिर आपको डॉक्टर ही के पास जाना है। फिर आपके टोटके काम नहीं आएंगे, ना घर की कोई चीज़ काम आएगी, ना आपको पेन किलर काम आएगा, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
जी, जिस तरह से मशीन अगर ख़राब होती है, उसके पार्ट्स जो हैं वो अगर घिस जाते हैं तो उसके पार्ट्स को चेंज करने से ही वो मशीन ठीक हो सकती है, उसके फंक्शंस ठीक हो सकते हैं। उसी तरह से हमारी बॉडी बहुत अल्लाह ताला की एक नेमत है जो कि एक मशीनरी की तरह काम करती है। तो अगर वो नर्व डैमेज हो रही है कहीं पर भी कंप्रेशन की वजह से, यानी दबने की वजह से, तो जब तक कि उस चीज़ को रिलैक्स नहीं किया जाएगा तो वो पेन में ही रहेगा, और जितना ज़्यादा वो यानी उसको कंप्रेस करते चले जाएंगे तो वो हो सकता है डैमेज बढ़ने की वजह से वो बहुत ज़्यादा सीवियर आपका लॉस हो जाए और फिर वो इरिवर्सिबल हो जाए। तो उससे पहले कंट्रोल कर लेना आई थिंक ज़्यादा बेहतर और अक्लमंदी का फैसला होगा। इसके अलावा आप क्या कहेंगे कि आपके पास ऐसा कोई शाटिका से रिलेटेड कोई ऐसा केस आया हो जो कि आप समझती हैं कि इंटरेस्टिंग होगा हमारे व्यूअर्स के लिए? ऐसे हैं पेशेंट हमारे पास अक्सर और बेशतर आते रहते हैं। तो ज़्यादातर वो होते हैं जो ये कि दवाई तो ले ली, मेडिसिन लेके उसके बाद उन्होंने अपना इलाज शुरू किया, लेकिन वो एहतियाती तदाबीर नहीं कर पाए। ठीक है, वो फिर रिटर्न आते हैं हमारे पास अरसे के बाद, कभी इस डॉक्टर के पास तो कभी उस डॉक्टर के पास, उनके साथ प्रॉब्लम हो जाती है। उसको बहुत माइनर समझते हैं। माइनर समझने की वजह से उनके साथ मिसहैप होता है कि वो फिर हमारे लिए रिवर्सेबल नहीं होता। फिर हम उनको जो है वो ऑपरेट की तरफ भेजते हैं, बिकॉज कि अगर अब मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे दूंगी कि हमारी रीढ़ की हड्डी के जो दरमियान है L4, L5 और L5, LS के बीच में जो एक कुशन टाइप का होता है ना, वो लिक्विड ख़त्म हो जाता है, वो बिल्कुल ख़त्म करके आ जाते हैं। तो फिर वो हम नहीं कर पाते, उसकी फीलिंग करवानी पड़ती है। वो इंजेक्शनों के ज़रिए भी डॉक्टर्स कर रहते हैं, ना हम फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, ना हम उनको योगा एक्सरसाइज बता सकते हैं, क्योंकि वो उनको ऑपरेट ही करवाना पड़ता है। या ऑपरेट करवा रहे होते हैं या फिर स्टेम सेल्स करवा रहे होते हैं, लेकिन दोनों ही बहुत ज़्यादा कॉस्टली और यानी हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर सकता। और ऑब्वियसली ऑपरेशन और बोन्स के से रिलेटेड ऑपरेशन जो है उसको फिर आपको उसको रिकवर होने में भी टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ता है और बेड रेस्ट भी करना पड़ता है काफ़ी टाइम तक। सो नाज़रीन, वक्त हो चुका है प्रोग्राम की अख्तिताम का, तो मैसेज ले लेते हैं अपनी गेस्ट से। क्या मैसेज देना चाहेंगी तमाम देखने वालों को? जी, मैं ये कहना चाहूँगी लोगों से कि हेल्थ इज़ वेल्थ। सेहत है तो सब कुछ है, आपको पता है, जान है तो जहान है। यही बात है कि अगर आप अच्छे सेहतमंद नहीं है तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अपनी इस ज़िंदगी की कदर करें, अपनी सेहत की कदर करें और टाइम अच्छे पॉजिटिव चीज़ों में गुजारें। बस, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा सेशन रहा और बहुत अच्छे से आपने क्वेश्चन के आंसर किए। यकीनन लोगों को भी बहुत फ़ायदा हासिल होगा और बहुत अच्छा लगा होगा। नाज़रीन, आज का टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पेन में होते हैं मगर उनको पता नहीं होता कि पेन की वजह क्या है। और अगर नर्व दब रही है तो बहुत ज़्यादा समटाइम्स ऐसा होता है कि इतनी शिद्दत हो जाती है कि आपकी मोबिलिटी रुक जाती है, आप बेड रेस्ट पे आ जाते हो, या अगर आप चलते भी तो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हो, लेकिन आपको रीज़न समझ नहीं आ रही होती, या किस डॉक्टर के पास जाना है, कहाँ जाना चाहिए, किस तरह से टेस्ट करवाना चाहिए और इसको ट्रीट किस तरह से करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें हेल्प दे सकती हैं, या घरेलू टोटकों में से कौन सी चीज़ें जो है वो आपको फ़ौरन क्विक रिलीफ दे सकती हैं। लाइक अगर कोल्ड कंप्रेस की बात करें, हॉट कंप्रेस की बात करें, तो कौन सी चीज़ आपको क्विक रिलीफ दे सकती है, इतना कि आप डॉक्टर के पास जा सकें, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा सकें। योगा के कुछ ऐसे पोस्चर्स होते हैं जिनको करने से आपको रिलीफ इतना मिल जाता है कि आप एटलीस्ट चलना फिरना आपके लिए इजी हो जाता है। तो हमारा मकसद यही था कि जो लोग इतनी ज़्यादा इंटेंस कंडीशन में चले जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि ओल्ड एज के लोग बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं इसकी वजह से, और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। तो जब अवेयरनेस होती है तो लोग अपनी सीवियर कंडीशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा यानी ख़तरनाक सिचुएशन आने से पहले ख़ुद को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई विश के ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंफॉर्मेशन वाला हो और तमाम यानी अपने जानने वालों को, अपने प्यारों को और जो ओल्ड एज के लोग हैं उनको ज़रूर ये मैसेज फॉरवर्ड करें, यानी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी रिलीफ मिल सके और इसी तरह से हमारा मकसद पूरा हो सके। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे किसी और डॉक्टर के साथ, किसी और टॉपिक पे बात होगी हेल्थ की। और आप चाहें तो आप अपनी तरफ से अपने क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं और जिस टॉपिक पे आप शो देखना चाहते हैं आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट्स के जरिए हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इसके अलावा डॉक्टर सुमैरा अल्ताफ फेसबुक पर डॉक्टर सुमैरा अल्ताफ ऑफिशियल के पेज पर भी आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं कि आपको प्रोग्राम कैसा लग रहा है और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे शो देखना चाहते हैं। तो अपना नेक्स्ट वीक तक तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट डॉक्टर सुमैरा अल्ताफ को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।